हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम कौन सा अध्याय पढ़ रहे थे? अध्याय 4 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ये जो चैप्टर है वो किससे रिलेटेड है? आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो इसके पहले हमने क्या पढ़ा था तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में, कि तत्वों का वर्गीकरण क्यों किया गया, उसको व्यवस्थित क्रम में क्यों किए। उसके बाद फिर डॉबे-राइनर का त्रिक नियम पढ़े थे और क्या पढ़े थे? न्यूलैंड का अष्टक नियम। आज हम पढ़ेंगे उसी के आगे लोथर-मेयर का परमाणु आयतन वक्र। तो ये लोथर-मेयर कहाँ के रहने वाले थे? ये जर्मन वैज्ञानिक थे। जो लोथर-मेयर थे वो जर्मन वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया? लोथर-मेयर ने परमाणु आयतन और परमाणु भार के मध्य क्या किया? ग्राफ बनाया। यहाँ पर जैसा डायग्राम आपका बना हुआ है, तो यहाँ पर किसके बीच इन्होंने, किसने? लोथर-मेयर ने किसके बीच ग्राफ बनाया? परमाणु आयतन और परमाणु भार के बीच, यानी तत्वों के परमाणु आयतन और परमाणु भार के मध्य ग्राफ बनाया। तो इन्होंने देखा कि जो समान गुण वाले तत्व हैं, जैसे कि आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, या रुबिडियम हो गया, ये समान गुण वाले तत्व है। तो ये उच्चतम शिखर पर पाए जा रहे हैं। देख रहे हो, सोडियम भी उच्चतम शिखर पर है, उसके बाद पोटेशियम भी, उसके बाद रुबिडियम भी। तो इन्होंने देखा, जब ग्राफ बनाया तो इन्होंने देखा कि समान गुण वाले तत्व क्या होते हैं? उच्चतम शिखर पर होते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर देखोगे क्लोरीन और ब्रोमीन है, ये चढ़ाव के मध्य में स्थित होते हैं, यानी ये चढ़ाव है उसी के मध्य में स्थित है ये। अब नीचे की ओर कौन कौन सा रहता है आपका तत्व? बोरॉन, कार्बन, एल्यूमिनियम। तो ये कहाँ होते हैं? ग्राफ में नीचे की ओर स्थित होते हैं। तो इससे यह सिद्ध होता है कि आप देखोगे कि लोथर, एक बार और देखिए, लोथर-मेयर जर्मन वैज्ञानिक थे। इन्होंने तत्वों के परमाणु आयतन और परमाणु भार के मध्य ग्राफ बनाया। तो इन्होंने देखा कि जो समान गुण वाले तत्व होते हैं वो उच्चतम शिखर पर पाए जा रहे हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। वैसे ही फिर समान गुण वाले क्लोरीन, ब्रोमीन, ये आयोडीन, ये सब क्या है? चढ़ाव के मध्य में पाए जा रहे हैं। सबसे नीचे ग्राफ की ओर कौन पाया जा रहा है? जैसे समान गुण हो गया बोरॉन, कार्बन, एल्यूमिनियम। तो इस प्रकार से इससे ये पता चलता है कि समान गुण वाले तत्व क्या होते हैं? उच्चतम शिखर पर, फिर मध्यम पर, फिर नीचे की ओर पा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि तत्वों के परमाणु आयतन उनके क्या है? परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। किसके होते हैं? तत्वों के परमाणु आयतन परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। इनके आधार पर, यानी लोथर-मेयर के परमाणु आयतन वक्र के आधार पर हम देखें तो तत्व क्या होगा? तत्वों के परमाणु आयतन उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तो लोथर-मेयर वक्र के आधार पर हमने देखा कि जो समान गुण वाले तत्व हैं वो शिखर के समान स्थान पर स्थित है। ये अर्थात क्या कह सकते हैं हम? तत्वों के परमाणु आयतन उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। अब क्या किया लोथर-मेयर ने? जब परमाणु आयतन और परमाणु भार के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया, तो उस समय जो मेंडलीफ है उन्होंने क्या किया? परमाणु भार और उनके तत्वों के परमाणु भार और उनके रासायनिक तथा भौतिक गुणधर्मों के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया। तो लोथर-मेयर ने तत्वों के लिए एक शब्द प्रयोग किया, यानी कौन सा शब्द? आवर्ती शब्द का प्रयोग किया, जिससे क्या हुआ? आपको मेंडलीफ को वो तत्वों के वर्गीकरण करने में सहायता मिली। यानी लोथर-मेयर ने एक शब्द तत्वों के वर्गीकरण के लिए एक आवर्ती शब्द का उपयोग किया, जिससे क्या हुआ? मेंडलीफ को एक नई दिशा मिली और उसे तत्वों के वर्गीकरण करने में क्या मिला? सहायता प्राप्त हुआ। तो आगे देखते हैं मेंडलीफ का आवर्त सारणी। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में क्या होगा? मेंडलीफ के वर्गीकरण में देखेंगे तो इसमें इन्होंने, मेंडलीफ ने क्या किया? तत्वों को 8 वर्ग और 6 आवर्त में बांटा गया। मतलब आप देखेंगे, मैं समझाऊंगी अभी कि कैसे आवर्त, किसे आवर्त कहेंगे और किसे वर्ग कहेंगे। चलिए, जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है? मेंडलीफ का वर्गीकरण। तो मेंडलीफ का वर्गीकरण में देखेंगे कि तत्वों के जो वर्गीकरण का मुख्य श्रेय किसे जाता है आप लोग को? ये आपका मेंडलीफ का पूरा नाम क्या है? डिमित्री इवानोविच। तो ये क्या है? ये रूसी रसायनज्ञ थे। इन्होंने क्या किया? तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय इन्हें ही जाता है, यानी डिमित्री इवानोविच मेंडलीफ को जाता है।
इन्होंने तत्वों के वर्गीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जब इन्होंने तत्वों का अध्ययन प्रारंभ किया तो उस समय केवल 63 तत्व ज्ञात थे, मतलब 63 ही तत्व ज्ञात थे। तो इन्होंने अध्ययन किया, तो क्या किया, इन्होंने अध्ययन अपना चालू किया। तो क्या किया, उन तत्वों के परमाणु भार और उनके रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर उन्होंने उनके संबंधों का अध्ययन किया। किसका, तत्वों के परमाणु भार और उनके रासायनिक और भौतिक गुणों के संबंधों के बारे में अध्ययन किया। फिर इन्होंने क्या किया, अब रासायनिक गुण के धर्म के अंतर्गत इन्होंने तत्वों के क्या किया, कौन कौन से तत्व लिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लिया। यानी तत्वों के रासायनिक गुणधर्मों के लिए इन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बने यौगिकों को चुना। क्यों चुना, क्योंकि ये तत्व अत्यंत सक्रिय होते हैं और बहुत सारे तत्वों से क्रिया करके यौगिक बनाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, मेंडलीफ ने 63 तत्व उस समय ज्ञात थे, तो उन्होंने एक 63 कार्ड बनाए। कितना, 63 कार्ड बनाया। और उस कार्ड में क्या हुआ, सभी तत्वों के गुणों को लिखते गए। इन्होंने क्या किया, उस 63 कार्ड में सबके गुण को, यानी जितने भी 63 तत्व थे उनके सभी गुणों को लिखे। फिर उसके बाद लिखने के बाद उन्होंने क्या किया, समान गुण वाले तत्वों को क्या किया, मतलब अलग करते गए। तो इन्होंने देखा कि जो समान गुण वाले तत्व हैं वो क्या है, वो तत्व उन परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित हुए। और इन्होंने क्या किया, इस प्रकार एक वर्गीकरण, मतलब उसका एक समूह बना लिया और उसे एक वर्ग में व्यवस्थित कर दिया। यानी समान गुण वाले तत्वों को क्या कर दिया, एक साथ रख दिया। तो इन्होंने देखा कि एक के बाद समान गुण वाले नीचे किसके, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में थे। और एक चीज यहाँ पर देखने को मिलता है कि एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्वों का क्या होते हैं, फिर से दोबारा वो रिपीट होते हैं। तो देखोगे कि मेंडलीफ ने क्या किया था, 63 कार्ड बनाए। एक बार और देख लीजिए, 63 तत्व उस समय ज्ञात थे, तो इन्होंने 63 कार्ड बनाए और उन 63 कार्डों में क्या है, उनके गुणों को, उन तत्वों के गुणों को लिखते गए। फिर लिखने के बाद उन्होंने क्या किया, जो समान गुण वाले तत्व हैं उनको कार्ड थे, मतलब एक समान गुण वाले जितने भी कार्ड में वो तत्व थे उनको एक साथ रखा। तो उन्होंने देखा कि एक के बाद एक, मतलब जो समान गुण धर्म वाले जो तत्व हैं वो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित थे। तो इन्होंने क्या किया, और एक चीज यहाँ पर ये देखने को मिला कि जो क्या है, जो समान गुण धर्म वाले तत्व है वो एक निश्चित अंतराल के बाद फिर से आते थे। तो इन्होंने क्या किया, एक आवर्त नियम बनाया, जिसमें क्या हुआ, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यानी एक निश्चित अंतराल के बाद वो फिर से आते हैं। एक बार और देख लीजिए कि इन्होंने क्या किया, आवर्त नियम बनाया, जिसमें क्या हुआ, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यानी एक निश्चित अंतराल के बाद वो समान गुण धर्म वाले तत्व फिर से दोबारा आते हैं। तो देखेंगे कि मेंडलीफ का वर्गीकरण, मतलब किसे हम वर्ग कहेंगे, किसे आवर्त कहेंगे। ये मैंने आप लोग के समझाने के लिए रफली डायग्राम बनाया है। आप लोग बुक में ये डायग्राम अच्छे से दिया है, तो आप लोग सभी बुक में एक बार अच्छे से देखिएगा। तो इस प्रकार से समूह किसे कहेंगे, जो हमारे ऊर्ध्वाधर लाइन है, ये जो खड़ी लाइन दिखाई दे रही है ऊर्ध्वाधर लंबा लंबा, वो क्या है, आपका समूह या वर्ग कहलाएगा। ये पहला वर्ग, ये दूसरा वर्ग, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। तो इस प्रकार मेंडलीफ ने कितने वर्ग में, इसी को हम वर्ग या समूह भी कहते हैं, वर्ग भी कहते हैं इसको और समूह भी कहते हैं। तो मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी को कितने वर्गों या समूह में बांटा गया है, 8 वर्ग में या फिर 8 समूह में बांटा गया है। और आवर्त कितने हैं, तो इस तरीके से जो 36 लाइनें दिखाई दे रही है आपको, ये आवर्त कहलाएगी। ये आपकी पहली आवर्त, ये दूसरी आवर्त, ये तीसरी आवर्त, ये चौथी, पांचवी, छठवीं। इस प्रकार से जो क्षैतिज रेखाएं हैं, क्षैतिज पंक्तियां हैं ये वाली, वो आवर्त कहलाएंगी। और ये जो ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं वो क्या कहलाएगा, आपका वर्ग या समूह। तो ये देखोगे कि जो प्रत्येक वर्ग 2 खंडों में बटा हुआ है, देख रहे हो, ये पहला वर्ग है वो 2 खंडों में बटा है, ए और बी। तो ए वाले में अलग तत्व है, बी वाले में अलग तत्व है। मैंने बाकी तत्वों का नाम नहीं लिखा है क्योंकि आप लोग के बुक में स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। यहाँ पर समझाने के लिए मैंने बनाया है कि आप लोग वर्ग किसे कहेंगे, आवर्त किसे कहेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है आप लोग को। ये आपका आवर्त कहलाएगा
सॉरी ये आपका वर्ग कहलाएगा। तो कितने वर्ग हैं? 8 वर्ग या समूह। और ये जो क्षैतिज पंक्तियां हैं वो क्या कहलाएगी? आपकी आवर्त कहलाएंगी। तो देखोगे और प्रत्येक जो वर्ग है या समूह है वो 2-2 खंडों में बटा हुआ है। तो ये है मेंडलीव का वर्गीकरण, यानी किसे हम आवर्त और किसे वर्ग या समूह कहते हैं। तो समान गुण वाले तत्व एक वर्ग में हैं, फिर समान गुण वाले दूसरे में। इस तरीके से मेंडलीव के ने अपने तत्वों के अध्ययन में इनका वर्गीकरण किया है। चलिए अगला टॉपिक जो है वो क्या है? मेंडलीव आवर्त सारणी की उपलब्धियां। इसके पहले हमने मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में पढ़ा था, जिसको कितने 6 आवर्त और 8 वर्गों में बांटा गया था। तो यहाँ पर देखोगे कि क्या क्या मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां हैं। तो इसमें से सबसे पहले आता है आपका तत्वों के अध्ययन में सहायक। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में देखेंगे कि प्रत्येक आवर्त में तत्वों के गुणों में क्या होता है? क्रमिक परिवर्तन होता है। यानी आप देखे हो कि इन्होंने 63 कार्ड बनाया, तो फिर उन कार्डों में क्या किया? समान गुण धर्म वाले तत्वों को क्या किया उन्होंने? अलग अलग 63 कार्ड में सभी तत्वों के जो गुण होंगे अलग अलग उसको लिखा। उसके बाद एक समान गुण वाले तत्वों को क्या किया इन्होंने? एक साथ मतलब इकट्ठा किया कार्ड को। तो इन्होंने क्या देखा कि तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में वो व्यवस्थित हो रहे थे। तो यहाँ पर यह है कि तत्वों के अध्ययन में सहायक, यानी एक ही वर्ग के तत्वों के गुणों में क्या पाई जा रही है? समानता पाई जा रही है। मतलब जो वर्ग 1 के तत्व है उनके गुणों में समानता पाई जा रही है। तो वर्ग 1 के तत्व में आपकी कौन कौन से आ रहा है? आपका लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम और रुबिडियम। तो इनमें से अगर कोई भी एक तत्व के गुणों के बारे में अगर हमें पता है, मान लो जैसे कौन कौन आ रहा है वर्ग 1 में? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ये वर्ग 1 के तत्व है, यानी ये समान गुण वाले तत्व हैं। तो इस वर्ग के किसी भी एक तत्व की अगर गुणों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो जाएगा तो ये बाकी भी तत्वों के हम गुणों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये समान गुण धर्म वाले हैं, मतलब उसी के समान। जैसे सोडियम के गुणों का पता चल गया तो ये बाकी भी उसी के समान इनके गुण होंगे। तो इस प्रकार से देखोगे कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या हुआ? तत्वों के अध्ययन में सहायक हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ये समान गुण धर्म वाले तत्व एक ही वर्ग में स्थित है। तो अगर इस वर्ग के जितने भी तत्व हैं उनमें से एक तत्व के अगर गुणों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो जाएगा तो हम बाकी के तत्वों के गुणों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या हुआ? तत्वों के अध्ययन में सहायक हुआ। दूसरा है नए तत्वों की खोज में सहायक। मेंडलीव ने क्या किया? उस समय मेंडलीव ने जब अपना तत्वों का वर्गीकरण किया तो उसमें कुछ स्थानों को रिक्त छोड़ दिया गया। मतलब उस समय वो तत्व उनका पता नहीं था, ज्ञात नहीं थे, तो उन्होंने वो रिक्त स्थान छोड़ दिए। तो उन्होंने क्या किया? उसको दोष के रूप में न लेकर उन्होंने क्या किया? ऐसे तत्वों का अस्तित्व अनुमान में लगाया, यानी उन तत्वों को क्या किया जो रिक्त स्थान छोड़े हुए थे। तो वहां पर इन्होंने अनुमान लगाया कि क्या हुआ? उसके पहले उसी वर्ग या समूह के तत्व के पहले जो रिक्त स्थान छोड़े हैं तो उसके जो पहले तत्व हैं तो उसी के नाम के पहले एक उपसर्ग लगाकर इन्होंने क्या किया? उनको अस्तित्व में लाया उन तत्वों को। जैसे उदाहरण के रूप में जैसे स्कैंडियम हो गया, गैलियम हो गया, तो इन्होंने एका उपसर्ग लगाकर उन्हें क्या बना दिया? उसको उदाहरण के रूप में एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन। इस तरीके से उन्होंने क्या किया? नए तत्वों की खोज की। तीसरा है संदिग्ध परमाणु भार में सुधार। तो देखोगे कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो बेरिलियम है उसकी संयोजकता के आधार पर उसको ठीक किया गया। उसको त्रिसंयोजक ना मानकर द्विसंयोजक माना गया और उसे लिथियम और किसके बीच? बोरॉन के बीच रखा गया। जैसे लिथियम, फिर दूसरे वर्ग में क्या आता है? बेरिलियम, फिर आपका वर्ग 13 जो आता है उसमें क्या होता है? बोरॉन। ठीक है, वर्ग 13। तो यहाँ पर आपको देखेंगे कि बेरिलियम को उसको संयोजकता के आधार पर उसका सुधार किया गया, तो उसे त्रिसंयोजक ना मानकर द्विसंयोजक माना गया और इसे लिथियम और बोरॉन के बीच रखा गया। ये हो गया। चौथा देखिए, अक्रिय गैसों को स्थान। मतलब तीसरा संदिग्ध परमाणु भार में किसका सुधार किया गया? बेरिलियम का। उसी प्रकार इंडियम और यूरेनियम तत्वों के भी उसकी संयोजकता के आधार पर उनको भी सुधार किया गया। उन तत्वों का परमाणु भार में सुधार किया गया। किसके किसके? इंडियम और यूरेनियम। बेरिलियम के अलावा किसके?
इंडियम और यूरेनियम तत्वों का भी परमाणु भार के आधार पर इनका सुधार किया गया। अब चौथा देखते हैं अक्रिय गैसों को स्थान। जब मेंडेलिव की आवर्त सारणी का मतलब आवर्त सारणी बनी तब उस समय क्या हुआ, उन्होंने मेंडेलिव ने अपने तत्वों के वर्गीकरण किया आवर्त सारणी में। तो उस समय जो अक्रिय गैस है यानी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये अक्रिय गैसें हैं। तो उस समय इन तत्वों की क्या हुई थी, खोज नहीं हुई थी। बाद में जब इन तत्वों की खोज हुई तो इसे 9वें वर्ग के रूप में यानी एक अलग समूह में रखा गया। हमने मेंडेलिव की आवर्त सारणी में कितने आप लोग को बताया थे कि वर्ग कितने होते हैं, 8 और आवर्त 6। तो इन्होंने जब बाद में हीलियम, नियॉन, आर्गन का खोज नहीं हुआ था, बाद में इनका खोज हुआ, तो इसको एक और अलग आवर्त सारणी में एक अलग समूह बनाकर रखा और उसे 9वें स्तंभ के रूप में यानी 9वें वर्ग के रूप में शामिल किया गया। और इसको 9वें वर्ग के रूप में शामिल करने वाले वैज्ञानिक है रेमसे। कौन से वैज्ञानिक ने इन्होंने शामिल किया, रेमसे नामक वैज्ञानिक ने इसे 9वें वर्ग के रूप में शामिल किया अक्रिय गैसों को। अक्रिय गैस में कौन सा आ गया आपका, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये सभी क्या है आपके अक्रिय गैस है। तो ये हुआ मेंडेलिव आवर्त सारणी की उपलब्धियां। आगे देखेंगे मेंडेलिव के आवर्त सारणी की सीमाएं। तो मेंडेलिव की आवर्त सारणी की सीमाएं में पहला आपका पॉइंट आता है हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित। यानी हाइड्रोजन जो है वो क्षार धातुओं की अपेक्षा सोडियम प्लस आयन यानी इस प्रकार से सोडियम प्लस आयन, पोटेशियम प्लस आयन की भांति H प्लस आयन भी बनाता है। और हैलोजन ग्रुप में कौन कौन सा आता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है। तो ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इस प्रकार से यह क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये भी H माइनस आयन भी बनाता है। ये क्षार धातु के समान हाइड्रोजन प्लस आयन भी बनाएगा और हैलोजन ग्रुप में ये हाइड्रोजन आयन की तरह यानी इस तरीके से आप ये माइनस आयन भी हाइड्रोजन बनाता है। इसलिए हाइड्रोजन का स्थान क्या है, अनिश्चित है। यानी इसको मेंडेलिव की आवर्त सारणी में कहाँ रखा जाना ये निश्चित नहीं था, इसलिए हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित है। दूसरा है भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखा जाना। अगर संयोजकता के आधार पर हम देखेंगे तो क्या हुआ, उदाहरण के रूप में अभी बताना चाहूंगी। जैसे मेंडेलिव की आवर्त सारणी में क्या हुआ, हल्के तत्वों से पहले भारी तत्वों को रखा गया। जैसे कोबाल्ट का परमाणु भार कितना होता है, कोबाल्ट का जो परमाणु भार है, कोबाल्ट का परमाणु भार होता है 58.9 और निकिल का परमाणु भार क्या होता है आपका 58.7। तो ये 58.7 है। तो निकिल क्या है, हल्का तत्व है। तो निकिल से पहले क्या कर दिया, कोबाल्ट को रखा गया। तो इस प्रकार से क्या हुआ, भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखा गया, जो कि सही नहीं। तो यहाँ तीसरा जो क्या है आपका मेंडेलिव की आवर्त सारणी की सीमाओं में तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, समस्थानिकों को अलग अलग स्थान दिया जाना। तो इसमें मेंडेलिव की आवर्त सारणी में क्या हुआ, तत्वों के रासायनिक गुणधर्म तो क्या होते हैं, तत्वों के समस्थानिकों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, लेकिन जो उसके परमाणु भार है वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो उनको मतलब तत्वों के समस्थानिकों को मतलब उनको अलग अलग स्थान देना चाहिए था, जो कि मेंडेलिव की आवर्त सारणी में नहीं दिया गया था। ये हुआ मेंडेलिव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां और सीमाएं।